Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my YouTube channel Inside Classes हरिद्वार। कल के क्लास में मैंने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट बताया था। आज पहले मैं सेंट्रल डोग्मा को एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा was given by F. Crick in the year 1958, ठीक है। अब व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा? देखो, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा डीएनए है, जिसके बारे में हम एक्चुअली टॉपिक का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी ट्रांसफर हो रहा है, आई डोंट नो क्या है वो, जीन है, वो फैक्टर है, वो एलिमेंट है, जो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझना है, मॉलिक्यूलर बेसिस समझना है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो देखो, मेंडल को तो उस समय जीन का नहीं पता था कि इसे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है वो जीन है। बाकी उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज के लिए टर्म लिखा या टर्म दिया, वो था एलिमेंट और फैक्टर। बाद में जोहानसन ने जीन टर्म बताया उसके बारे में, ठीक है। और आज हम उसी जीन के बारे में मॉलिक्यूलर लेवल पे पूरा स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑलरेडी हम करा चुके हैं। सेंट्रल डोग्मा समझाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये माइंड में रखना कि मान लो ये डीएनए है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसके दो स्ट्रैंड होते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। इन दो में से एक जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और वो एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि उसकी पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बट जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, और ये कोडिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और इसे हम सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। देखो, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं क्या बता रही हूँ? मैं बता रही हूँ कि दो स्ट्रैंड है, उस दो स्ट्रैंड में अगर एक की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम और एक की 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसे हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाएगा। और टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम क्या है? एंटीसेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या इसे हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करने वाला वो स्ट्रैंड है, ठीक है। तो इसकी पोलैरिटी 3 to 5 होती है। इसके पीछे भी रीजन है। पोलैरिटी 3 to 5 है तो मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि जब भी एमआरएनए सिंथेसाइज होगा उसका भी ओरिएंटेशन, उसकी भी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी। तो जाहिर सी बात है वो टेम्पलेट कौन सा लेगा? 3 to 5 लेगा, ठीक है। और तो और टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। डीएनए के पास दो स्ट्रैंड है, बट दोनों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होता है, किसी एक स्ट्रैंड के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, और वो स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। अब एमआरएनए क्या करता है, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको वो कॉपी करेगा और अपने लैंग्वेज में वो कोड कर लेता है। कल मैंने कोडोन के बारे में भी बताया था। तो कोडोन यानी ये मैसेंजर आरएनए का अपना एक लैंग्वेज है, जो कि डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको वो अपने लैंग्वेज में उसको कोड कर लेता है, एंड दैट लैंग्वेज और दैट कोड इज बेसिकली द कोडॉन, ठीक है। अब उस कोडॉन से एमआरएनए के पास क्या आया? कोडॉन आया, और ये एमआरएनए फिर फाइनली प्रोटीन का सिंथेसिस करने में अपना रोल प्ले करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस में नॉट ओनली एमआरएनए इज इन्वॉल्व, मतलब ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए जो मैंने बताया था, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, सबका अपना स्पेसिफिक रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में। बट जहां तक बात है ट्रांसक्रिप्शन की, वहां पे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। तो चलो अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है? एक यूनिवर्सल यूनिडायरेक्शनल जीन फ्लो। मतलब इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे जैसे एक डीएनए है, ठीक है। डीएनए से डीएनए बन गया, तो ये तो मैंने कल करवा दिया रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से डीएनए का बनना इज रेप्लिकेशन, ठीक। अब डीएनए से बनेगा एमआरएनए। तो आज हम लोग देखेंगे कि एमआरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है डीएनए से। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए बन गया तो एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, और ये प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसलेशन। अब देखो, नीट के एग्जाम में अभी 2-3 साल पहले ही
क्वेश्चन जो पूछा गया था ये सेंट्रल डोग्मा के ऊपर पूछा गया था, इसको बोल दिया ए, इसे बोल दिया बी, इसे बोल दिया सी, एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। 4 चॉइस दिया हुआ था, उसमें कभी ट्रांसक्रिप्शन को ऊपर किया, ट्रांसलेशन और ऐसे सीक्वेंस में रखा, बट जो करेक्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस होगा डीएनए से डीएनए अगर ए को बोला जा रहा है तो ए क्या है, रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए अगर बन रहा है तो बी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, और अगर एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो सी क्या हुआ, ट्रांसलेशन। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली द यूनिडायरेक्शनल जीन फ्लो। बेसिकली जीन ही फ्लो कर रहा है लेकिन यूनिडायरेक्शनल वे में, डीएनए से डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा व्हिच वाज गिवन बाय एफ क्रिक इन द ईयर 1958। अब देखो ये तो एक वे था, फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए कॉमिनर, उन्होंने 1968 में सर्कुलर फ्लो ऑफ जीन फ्लो के बारे में बताया था। सर्कुलर जीन फ्लो कहने का मतलब डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से फिर डीएनए, इस तरीके से एक सर्कुलर मैनर में जीन का फ्लो हुआ। उसके बाद 1970 में एक टर्म आता है टेमिनिज्म। हैव यू हर्ड दिस टर्म, टेमिनिज्म? टेमिनिज्म का मतलब होता है, टेमिन एंड बाल्टीमोर नाम के 2 साइंटिस्ट ने 1970 में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया था। देखो सिंपली डीएनए से अगर एमआरएनए बनता है तो हम उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एमआरएनए से डीएनए, बट इसका नीड क्यों पड़ा, सोचने वाली बात है। तो देखो डीएनए बेचारा बड़ा ही स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए इज हाईली अनस्टेबल। मान लो किसी रिसर्चर को आरएनए पे वर्क करना है, एमआरएनए पे वर्क करना है, आज का वर्क कर लिया और सोचा कि अब इसको स्टोर करके रख दें, वो डिग्रेड हो जाएगा क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। तो फिर से नेक्स्ट डे अगर उसको उस पर वर्क करना है तो वो क्या करेगा, वो पहले एमआरएनए से डीएनए बना करके उसको रख लेगा क्योंकि डीएनए स्टेबल है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जहां पे एमआरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी जैसे अभी मैंने बोला कि डीएनए से एमआरएनए बना, तो आप बोले ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ऐसे भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि एमआरएनए से डीएनए बन जाए। तो एमआरएनए के टेम्पलेट पे डीएनए बनेगा, एमआरएनए के टेम्पलेट पे डीएनए का बनना इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रिगर होगा विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, जैसे कि मैंने रेप्लिकेशन में एंजाइम्स के बारे में बताया था। मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज था जिसे हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बताए। फिर अगर हम आरएनए की बात करें, एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है, वो भी एक स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू ही होगा। उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए के टेम्पलेट पे अब एमआरएनए बन रहा है, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के लिए हम दूसरा टर्म क्या यूज करेंगे, दूसरे तरीके से उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। गॉट इट? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। डीएनए के टेम्पलेट पे डीएनए अगर बना तो हमने इसको बोला डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और अगर डीएनए के टेम्पलेट पे एमआरएनए बनता है तो इसे बोलेंगे हम, यहाँ पे मेन एंजाइम जो होगा वो आरएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनए पॉलीमरेज। इसको दूसरे तरीके से क्या कॉल करेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। गॉट इट? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी उल्टी है। एमआरएनए के टेम्पलेट पे डीएनए बेचारा बनेगा, अब तो बोलेंगे हम इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं आरटीएस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंड दूसरे तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को बताया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज आरएनए पॉलीमरेज। लाइक दैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज होगा उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये तो प्रोसेस हो गया ना, एंजाइम कौन सा लगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हम दूसरे तरीके से क्या लिखेंगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड दिस इज बेसिकली द टेमिनिज्म विच वाज गिवन बाय टेमिन and Baltimore in the year 1970 में इसको दिए थे।
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल डोग्मा एंड द सर्कुलर जीन फ्लो के बारे में थोड़ा हिंट दे दिया मैंने। वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि सर्कुलर जीन फ्लो कॉमिनर का था, यूनिडायरेक्शनल जीन फ्लो सेंट्रल डोग्मा को बोला गया है, रिवर्स डायरेक्शन में भी जीन का फ्लो हुआ वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसको टेमिनिज्म बोलते हैं, विच वॉज गिवन बाय द टेमिन एंड बाल्टीमोर इन द ईयर 1970। ठीक है, आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लिए। अब आगे बढ़े, तो नेक्स्ट हमारा है अप्रोच ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? सिंपली एमआरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए। डीएनए से एमआरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक है, फिर बात वही आ जाती है कि आपके इस टॉपिक में प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन अलग तरीके से होगा, यूकैरियोट में अलग तरीके से होगा। समहाउ मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है, एंजाइम्स भी डिफरेंट है, बट मेन जो जैसे ट्रांसक्रिप्शन के जो एंजाइम होंगे वो आरएनए पॉलीमरेज ही रहेगा। ये अलग बात है कि प्रोकैरियोट के केस में सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, उसमें कोई 1 2 3 नहीं है। बट यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर हम देखें तो वहाँ ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ट्रिगर होगा वो आरएनए पॉलीमरेज कंडक्ट करेगा, बट वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। किस केस में? यूकैरियोट के केस में। देखो प्रोकैरियोट के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में ओनली सिंगल टाइप ऑफ RNA polymerase used। ठीक है, बट अगर हम यूकैरियोट की बात करें, अब वो भी कौन सा, तो सिंपल हम बोलेंगे RNA पॉलीमरेज। सिर्फ RNA पॉलीमरेज यूज होगा, सिंगल टाइप का यूज होगा वो ट्रांसक्रिप्शन में। किसमें? प्रोकैरियोट के केस में। यूकैरियोट के केस में 3 तरीके के यूज होते हैं। यूकैरियोट्स के केस में there are 3 different types of RNA polymerases। One is RNA pol 1, शॉर्ट में लिख रही हूँ, RNA pol 1, RNA pol 2 and third one is RNA pol 3। RNA pol 3 ये भी आपके लिए एक MCQ क्वेश्चन से कम नहीं है कि प्रोकैरियोट के केस में किस तरह का RNA पॉलीमरेज, तो सिंगल टाइप का RNA पॉलीमरेज यूज होता है, बट यूकैरियोट में देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेज एंड व्हिच इज बेसिकली द RNA पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। सबका अलग अलग फंक्शन है, तो जब यूकैरियोट पे आएंगे तो वहां पे उसको डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट को डील करेंगे, इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ना वो बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेप में कंडक्ट होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। देयर आर 3 डिफरेंट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और वो 3 स्टेप क्या है? सबसे पहला है इनिशिएशन, मतलब इनिशिएट करना। सेकेंड इज इलोंगेशन, इलोंगेट होता है। एंड थर्ड इज टर्मिनेशन, स्टॉप हो जाना, टर्मिनेशन। अब देखो सबसे यूनिक बात यह है कि चाहे हम इनिशिएशन की बात करें, इलोंगेशन की बात करें या टर्मिनेशन की बात करें, इस तीनों स्टेप को यानी इस 3 स्टेप को कंडक्ट करने के लिए सिंगल RNA पॉलीमरेज इन्वॉल्व्ड है, RNA पॉलीमरेज इन्वॉल्व्ड होता है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि इनिशिएशन में कैसे इन्वॉल्व्ड है, इलोंगेशन में कैसे है, टर्मिनेशन में कैसे है। इससे भी ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने RNA का ट्रांसक्रिप्ट आपको बताया था अपने ऑफलाइन क्लास में, देखो ये जो हमारा सेशन चल रहा है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में चल रहा है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी ऑफलाइन बैच में साइमल्टेनियसली है, ऑनलाइन में भी बच्चे हैं, तो वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला टॉपिक अभी हमने स्टार्ट किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड +2 जो बोर्ड एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आप पढ़ाई
12th के लिए भी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, और अगर आप नीट के लिए कर रहे हो या बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हो, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हो जिसमें बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट के तौर पे है, तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन काम आएगा ही आएगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है जिसको बहुत सिंप्लिसिटी के साथ एकदम सिंपलर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आए। तो इसमें जो ये इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन है ना, इसके पीछे का एक और कॉन्सेप्ट माइंड में रखना कि आरएनए पॉलीमरेज जब भी बाइंड, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कब होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर सीक्वेंस से जाके बाइंड करता है। आप बोलोगे कि मैम ये प्रमोटर सीक्वेंस कहाँ से आ गया? यस, जो आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था, तो आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट में कुछ सीक्वेंसेस जिसको मैंने प्रमोटर सीक्वेंस बताया था, डीएनए के ऊपर होता है, तो उस डीएनए के ऊपर जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है विच इज नोन एज द प्रमोटर सीक्वेंस, उस प्रमोटर सीक्वेंस से जाकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। बट इसमें भी वे है, क्या वे है? जैसे इनिशिएशन की बात करें तो इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट प्रमोटर से जाके अटैच हो भी जाए तो भी वो एक्टिव नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्रमोटर से जाकर के कौन अटैच होगा? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जाकर के अटैच हुआ और फिर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। तो यानी इनिशिएशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज के साथ अलोंग विद द आरएनए पॉलीमरेज which thing is important? sigma factor. Just wait, this is sigma factor. sigma factor taking role in the initiation step, यानी ये इनिशिएशन में अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब जब है ना इनिशिएट हो गया, एमआरएनए का सिंथेसिस हो गया, शुरू हो गया, देन इलोंगेशन में क्या होता है? कोई फैक्टर नहीं लगता, अलोन आरएनए पॉलीमरेज इज सफिशिएंट टू डू दिस वर्क, यानी सिर्फ अकेला आरएनए पॉलीमरेज इसमें इन्वॉल्व है और जो एमआरएनए का सीक्वेंस है वो सिंथेसाइज हो जाएगा, इलोंगेट कर जाएगा, एमआरएनए का चेन इलोंगेट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द इलोंगेशन, ठीक है। एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन भी अलोन नहीं होगा, टर्मिनेटर सीक्वेंसेस होते हैं जहां पे आकर के रोहो फैक्टर अटैच होगा, रोहो फैक्टर। अब ये रोहो फैक्टर अटैच हुआ और फिर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होकर, मतलब टर्मिनेटर सीक्वेंसेस से अटैच हुआ, तो फाइनली रोहो फैक्टर के जुड़ने मात्र से जो सीक्वेंस सिंथेसाइज हुआ वो सेपरेट हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से एमआरएनए का सीक्वेंस हमें मिल जाएगा। याद रखना कि जो ये एमआरएनए का सीक्वेंस बनता है वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनेगा, ऐसा नहीं कि 3 to 5 बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है प्रमोटर सीक्वेंस कहाँ पे होगा? डीएनए के कौन से स्ट्रैंड पे होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम या 5 to 3? यस, डीएनए के 3 to 5, क्योंकि वहां पे ही जीन का इंफॉर्मेशन है, और अगर एमआरएनए सिंथेसाइज होगा भी तो वो डायरेक्शन अपना कभी चेंज नहीं करेगा, 5 to 3 पे ही करेगा। तो अगर वो 5 to 3 पे करेगा तो उसके लिए टेम्पलेट सीक्वेंस क्या होगा? 3 to 5 होगा। प्रमोटर कहाँ पे जुड़ा हुआ है? उसी सीक्वेंस पे होगा। प्रमोटर से जाके कौन अटैच होगा? सिग्मा फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज। इनिशिएशन शुरू, जैसे ही इनिशिएट हुआ सिग्मा फैक्टर हटेगा और अलोन आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और वो चेन इलोंगेट कर जाएगा, डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अभी मैं डायग्राम भी बनाऊंगी। एंड थर्ड स्टेप रोहो फैक्टर। रोहो फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टर्मिनेशन स्टेप में, क्योंकि वो आकर के टर्मिनेटर सीक्वेंस से अटैच होता है, साथ ही आरएनए पॉलीमरेज मिल करके वहां से इसको डिटैच कर देता है। जो चेन इलोंगेट हुआ ना तो इसको टर्मिनेट। अब इसके बाद सिंथेसिस नहीं होगा। टर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया? स्टॉप। इसके बाद सिंथेसिस नहीं होना है, तो दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेशन। तो इस तरीके से प्रोकैरियोट के केस में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप को कंडक्ट करता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, और तब जाकर के डीएनए से एमआरएनए का सिंथेसिस हो जाता है। चलो अब इसी को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दूसरा स्टैंड दूसरे कलर से बना दिया जाए, थोड़ा आसान रहेगा। ओके, दिस इज 3 प्राइम to 5 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम to 3 प्राइम। ठीक है, अब देखो ये डीएनए है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ। तो इसके बीच जितने भी आप ये देख रहे हो ना, ये सब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, इससे ये जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पिंक कलर से मैं बनाने जा रही हूँ 3 प्राइम में ही एक ये जो रीजन है, यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंस है। दिस इज कॉल्ड प्रमोटर सीक्वेंस।
इस प्रमोटर सीक्वेंस के पास आकर के व्हाइट कलर से ये सिग्मा फैक्टर है, ये आके जुड़ेगा, तो सिग्मा फैक्टर जुड़ा, या ऐसे अभी यहाँ पे सिग्मा फैक्टर को यहाँ पे रहने देते हैं, और इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ इस स्टेप पे सिग्मा प्लस आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज किसको जानता है, प्रमोटर को जानता है, और जब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं करेगा इनिशिएशन का प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पे तो वो चक्कर है ही नहीं कि पॉलीमरेज 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, बात किस में हो रही है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है, तो आरएनए पॉलीमरेज एक ही सिंगल टाइप का होगा, आरएनए पॉलीमरेज। बट यहाँ पे ये किसी के हेल्प से ट्रिगर करेगा, और वो क्या है, सिग्मा फैक्टर। तो ये जो प्रोसेस है इसे बोलेंगे हम इनिशिएशन, इनिशिएशन प्रोसेस। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे किस कलर से बनाया जाए, चलो इससे बनाती हूँ। यहाँ पे ये एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ये दे दिया, और दिस इज एमआरएनए स्ट्रैंड, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से सिंथेसाइज होगा। सिग्मा फैक्टर रिमूवल ऑफ सिग्मा फैक्टर इसमें रिमूव हो जाता है। तो दिस इज सेकेंड स्टेप इज इलोंगेशन। अब देखो इस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा कौन सा स्टेप है जिसमें अलोन आरएनए सफिशिएंट है उस स्टेप को कंडक्ट करने में, इलोंगेशन। इलोंगेशन में कोई सिग्मा फैक्टर, कोई रोहो फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं लग रहा है, अलोन आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एमआरएनए के सीक्वेंस को इलोंगेट करता चला जाएगा। डायरेक्शन याद रखना, ऑलवेज यू शुड रिमेंबर डायरेक्शन मस्ट बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एमआरएनए का सिंथेसिस का डायरेक्शन 5 टू 3, इसीलिए टेम्पलेट क्या है डीएनए का 3 टू 5। क्लियर? नाउ थर्ड स्टेप, ठीक है। इसमें अच्छा, इसमें नहीं बनाया था, बना देती हूँ, अच्छा लगेगा। बाकी इसकी कहानी तो आपको पता ही है कि डबल स्ट्रैंड में अगर बीडीएनए की बात कर रहे हैं तो टोटल कितने नाइट्रोजनस बेस एक कंप्लीट टर्न में होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं, जिसका लेंथ, ठीक है। अब ये जो है एमआरएनए इसी तरीके से यहाँ पे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये एमआरएनए डिटैच हो जाएगा। बट कैसे होगा, तो वो देखो यहाँ पे रोहो फैक्टर जुड़ा और आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलके ये क्या करेगा, इस एमआरएनए के चेन को सेपरेट कर देगा। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि टर्मिनेटर सीक्वेंसेस होते हैं, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटर सीक्वेंसेस। यहाँ पे जैसे उधर प्रमोटर सीक्वेंस था तो इनिशिएट किया, टर्मिनेटर सीक्वेंस है तो क्या करेगा, वो स्टॉप करेगा। टर्मिनेटर सीक्वेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिससे जाके रोहो फैक्टर, दिस फैक्टर इज कॉल्ड द रोहो फैक्टर, रोहो फैक्टर जाके जुड़ेगा, और जुड़ने मात्र से ही ये जो एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा था वो सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से एमआरएनए हमें मिल गया। हमें करना क्या था, डीएनए से एमआरएनए बनाना था, बन गया। दिस स्टेप इज कॉल्ड टर्मिनेशन, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन। तो फिगर शोइंग ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। आई होप सभी को समझ में आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से 3 स्टेप्स को मैंने बताया है और इसके सारी की कॉन्सेप्ट आपको समझा दी हूँ। याद रखना आगे भी काम आएगा कि आरएनए पॉलीमरेज जब भी बाइंड करेगा वो प्रमोटर सीक्वेंस से बाइंड करेगा, और जब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर सीक्वेंस के साथ बाइंड नहीं करता है, ये प्रमोटर सीक्वेंसेस होते कहाँ पे हैं, प्रमोटर सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के ऊपर, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज की एबिलिटी है कि वो प्रमोटर के साथ ज्वाइन करेगा, और जब तक ये ज्वाइन नहीं करेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन होना है तो डेफिनेटली आरएनए
आरएनए पॉलीमरेज किससे ज्वाइन करेगा? प्रमोटर सीक्वेंस से जाके ज्वाइन करेगा। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में अकेला अगर आरएनए पॉलीमरेज आ भी जाए अकेले और वो चाहे कि प्रमोटर के साथ जुड़ जाए, तो अभी प्रमोटर यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में है, जब तक इस प्रमोटर के साथ सिग्मा फैक्टर ना जुड़ जाए वो एक्टिवेटेड नहीं होगा, और जब वो एक्टिवेट होगा तभी आरएनए पॉलीमरेज वर्क कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, जिसे हम बोलते हैं इनिशिएशन। ठीक है, अकेले आरएनए पॉलीमरेज सफिशिएंट है एलोंगेशन कंडक्ट करने के लिए, टर्मिनेशन में भी अकेले नहीं सफिशिएंट है भाई, रो फैक्टर टर्मिनेटर सीक्वेंस के पास आके जुड़ेगा तब जाकर के आरएनए पॉलीमरेज अपना काम किया और वहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट किया तो ये एमआरएनए सेपरेट हो गया, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए के सीक्वेंस का डायरेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। अब समझते हैं यूकैरियोट के केस में। देखो यूकैरियोट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी को इंडिकेट करेगा हायर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट प्रिमिटिव है तो उसकी मैकेनिज्म सब में सिंपल आपको मिलेंगे, लेकिन यूकैरियोट के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को आपको समझना पड़ेगा कि यूकैरियोट में ऐसा क्या है जो इतना कॉम्प्लेक्स है। यूकैरियोट्स के केस में अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को देखें तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है डायरेक्ट एमआरएनए नहीं फॉर्म होता है, मतलब डीएनए का सीक्वेंस है, वो मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है लेकिन प्रोसेसिंग आपको पढ़ना है कि कैसे एक्चुअल, मतलब जो शुरू में जो आरएनए मिलता है वो आरएनए क्या होता है, जो शुरू में आरएनए हमें मिलता है इसमें यूकैरियोट के केस में वो एक्चुअली में क्या है? 5 प्राइम। हैव यू हर्ड द टर्म स्प्लिट जीन? स्प्लिट जीन पता है क्या होता है? स्प्लिट जीन, स्प्लिट जीन किसका फीचर है? स्प्लिट जीन फीचर है यूकैरियोट का। ठीक है, तो चलो इसको ऐसे नहीं, डबल स्टैंडर्ड में नहीं बनाते, हम सिंगल को ही लेके चलते हैं। ये जैसे ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जब यूकैरियोट के केस में फर्स्ट टाइम एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो वो एमआरएनए नहीं बनता है, उसे कहा जाता है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का मतलब हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। दिस इज कॉल्ड हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। अच्छा, एक और चीज माइंड में आया, बड़ा अच्छा चीज आया कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में कहाँ पे हो रहा है, या रेप्लिकेशन जो हमने कल के क्लास में समझा वो रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में कहाँ पे हो रहा है? क्या साइटोप्लाज्म में हो रहा है या न्यूक्लियस में हो रहा है? भाई माइंड एकदम ओपन अप करके रखो। प्रोकैरियोट के केस में न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तभी तो वो प्रोकैरियोट है। तो उसमें जो भी आप प्रोसेस देख रहे हो ना, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, या आगे हम ट्रांसलेशन देखेंगे, वो भी सेल के साइटोप्लाज्म में ही होगा। बट यूकैरियोट में डिफर होगा क्योंकि यूकैरियोट में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर, एवरीथिंग इज प्रेजेंट देयर। पूरा का पूरा एक कंप्लीट कंपार्टमेंट न्यूक्लियस का प्रेजेंट है सेल में। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन कहाँ होगा? जीन कहाँ प्रेजेंट है? सेल के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर लोकस पे जीन है, तो मतलब रेप्लिकेशन भी कहाँ हुआ? न्यूक्लियस में हो गया। अब ट्रांसक्रिप्शन की बारी है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होगा? ये जो एचएनआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है ना, एचएनआरएनए कहाँ फॉर्म हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है। एचएनआरएनए क्या है? हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ द स्प्लिट जीन की वजह से इसमें दो टाइप के जीन्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एक्सॉन एंड वन इज कॉल्ड इंट्रॉन। एक्सॉन इंट्रॉन का कॉन्सेप्ट अभी समझाती हूँ क्या है। देखो, जो कोडिंग सीक्वेंस है, जैसे मान लो अगर मैंने इसको बोला कि दिस इज द कोडिंग सीक्वेंस, अगर कोडिंग सीक्वेंसेस हैं तो उसे बोला जाता है एक्सॉन सीक्वेंस, उसके लिए टर्म एक्सॉन यूज करेंगे। लेकिन जो नॉन कोडिंग, जो किसी भी जीन को कोड नहीं करेगा, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस क्या कहलाएंगे? नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को इंट्रॉन बोला जाता है, इंट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, तो यानी इस एमआरएनए में सिर्फ एक ही टाइप का जीन नहीं है, वहां पे एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है। कुछ जो है जीन को कोड कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। जो कर पा रहा है वो कोडिंग सीक्वेंस में कंसीडर किया जाएगा, उसे एक्सॉन बोलेंगे। तो दिस इज एक्सॉन, ग्रीन वाला एक्सॉन है, और जो पिंक कलर का मैंने लिया है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, किसी भी चीज को कोड नहीं करेगा, तो वो इंट्रॉन होता है। तो इस तरह का जो आरएनए बनता है उसे हम हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। हेटेरो मीन टू डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पे एक हो गया एक्सॉन, दूसरा हो गया इंट्रॉन, ये बना। ये इसका साइज काफी बड़ा होता है, बल्कि होता है, और ये डायरेक्ट, मतलब आप इसको एमआरएनए नहीं बोलोगे, इसकी प्रोसेसिंग होगी तब जाके वो एक्चुअल एमआरएनए में कन्वर्ट होगा। अब ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ एक्चुअल
mRNA में ये कन्वर्ट होगा, ओरिएंटेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रहेगा और उसकी साइज hnRNA से छोटी होगी। अब ये 3 प्रोसेसिंग क्या है? वो प्रोसेसिंग में सबसे पहला आता है 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम टेलिंग एंड थर्ड इज स्प्लाइसिंग। ठीक है, इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्प्लाइसिंग है। बोलो कैसे? स्प्लाइसिंग होता क्या है? स्प्लाइसिंग इज नथिंग, इट इज सिंपली द रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सॉन अलोन। अगर मान लो ऑप्शन आपने देखा, बड़े खुशी खुशी आपने ना ऑप्शन देखा, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट, ठीक है, और ऑप्शन में पहला ऑप्शन आ रहा है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, आप धड़ल्ले से आंसर लगाओगे और 99.9% स्टूडेंट यही करने वाले हैं, वो धड़ल्ले से लगाएंगे और हो जाएंगे गलत, क्योंकि स्प्लाइसिंग डजंट मीन सिंपली द रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन। सिर्फ इसके रिमूव हो जाने से स्प्लाइसिंग नहीं होगा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, सारे के सारे नॉन कोडिंग सीक्वेंस का हट जाना। अब ये सीक्वेंस हटेंगे कैसे? तो यहाँ पे सबसे पहले स्प्लाइसियोसोम का फॉर्मेशन होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ये लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड स्प्लाइसियोसोम। उसके बाद ये यहाँ से हट गया। तो अब जो सीक्वेंस आपको मिलेगा, वो जो सेगमेंट मिलेगा बेसिकली 1 2 3, फिर इनका जुड़ना होता है और ये जुड़ करके ये बनाएंगे, ज्वाइन करके, ठीक है, फिर ये ज्वाइन करेगा और ज्वाइन करके ये बनाया। तो स्प्लाइसिंग के लिए हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन सीक्वेंसेस, उसे स्प्लाइसिंग बोला जाएगा। अब इंट्रॉन और एक्सॉन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना, कि इंट्रॉन होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस, एक्सॉन होता है कोडिंग सीक्वेंस। तो जितने भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसका रिमूव हो जाना और सारे के सारे एक्सॉन यानी कोडिंग सीक्वेंस का आपस में जुड़ जाना, जो बनेगा वो बनेगा एक्चुअल mRNA। ये है एक्चुअल mRNA। इसमें भी क्वेश्चन है कि एक्चुअल mRNA और hnRNA में किसका साइज बड़ा होगा? hnRNA का। एक्चुअल mRNA छोटा होगा। अब देखो, ये काफी बल्कि होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे हुआ? एक्चुअल mRNA कहाँ बना? सेल के न्यूक्लियस में बना, ठीक है। अब उसको निकल के आना कहाँ से है? न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियोप्लाज्म से वो बाहर आएगा थ्रू न्यूक्लियर पोर इनटू द साइटोप्लाज्म। तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होना है यूकैरियोट में। तो यूकैरियोट में रेप्लिकेशन न्यूक्लियस, hnRNA का फॉर्मेशन न्यूक्लियस, एक्चुअल mRNA का फॉर्मेशन न्यूक्लियस। लेकिन जब एक्चुअल mRNA बन गया वो वहां से स्विच कर जाएगा। इसीलिए यही पर्पस है कि न्यूक्लियर पोर दिया गया है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में। वो डिसकंटिन्यूअस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना, तो वहां से वो सारा का सारा जो मतलब एक्चुअल mRNA वो बाहर आएगा और फिर जाके सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ गए। ट्रांसक्रिप्शन किस में कहाँ होता है, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा? मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल mRNA फ्रॉम द hnRNA, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द, ये एक तरीके से ये समझो कि प्रोसेसिंग है कि किस तरीके से एक्चुअल mRNA का फॉर्मेशन होता है इन द केस ऑफ द यूकैरियोट। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूकैरियोट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे जो जीन होते हैं वो स्प्लिट जीन होते हैं। 2 टाइप के जीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग वाले। दैट्स वाई ये स्टेप्स इसमें आना मैंडेटरी हो जाता है। तो पहले hnRNA बनेगा, हेटेरोन्यूक्लियर RNA, आफ्टर दैट एक्चुअल mRNA विल फॉर्म्ड, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल आगे इसमें प्रोसेसिंग में देखेंगे, ठीक है। टिल देन बाय। अच्छे से पढ़ाई करो और जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है उस पर प्रैक्टिस कीजिए और मैं कोशिश करूँगी कि इस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊँ और फिर साथ में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।